Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट 2020 एमपी टेट और सी टेट भर्ती हेतु मनोविज्ञान का स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत टेस्ट नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, एग्जाम में जो प्रश्न आपके आते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर टोटल 15 ही प्रश्न हैं, लेकिन आप 15 प्रश्न को करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम जैसी फीलिंग आपको इस वीडियो से आने वाली है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक करते हो, तो अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक करना साथियों। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पहला प्रश्न आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। B.F. स्किनर, सभी ने इनका नाम सुन रखा है। ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, B.F. स्किनर का क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे B.F. स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो मुख्य रूप से प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, उसी प्रकार जो हल का सिद्धांत है वो किस पर आधारित था। गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर, सामाजिक अधिगम पर और परिकल्पनाओं पर। तो देखिए साथियों, परिकल्पनाओं पर तो ये आधारित बिल्कुल भी नहीं था, तो आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प है। अब इनका जो सिद्धांत है CLL का, वो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। किस पर आधारित था साथियों? गणितीय गणनाओं पर। आपका प्रथम विकल्प सही है, दूसरा भी सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है। तो लिख लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन पता नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं साथियों। आपके दूसरा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है और अधिगम हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो इनमें से बताइए कि निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत इसमें आपको क्या नहीं लगता है। आपको मतलब ऐसा लगता है क्या है कि यार ये निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत तो नहीं आता है, तो उस विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है साथियों। आपका जो सही आंसर है साथियों वो है अधिगम हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। ये निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों, बाकी जिसे अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण है, नया अधिगम अधिगमकर्ता का जो पूर्व अधिगम है उस पर आधारित होता है, अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है उससे सुगम या सरल हो जाता है, तो ये तो निर्मितवादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन चौथा विकल्प गलत है और आपसे गलत ही पूछा था, इसलिए चौथा सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो परीक्षण व अधिगम से संबंधित है। E.L. थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, B.F. स्किनर और जेम्स ड्रेवर। तो साथियों, यहां पर आपसे परिभाषा पूछी है, उपरोक्त जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। मित्रों, इसका सही आंसर है ये जो अधिगम से संबंधित वाली जो परिभाषा है वो दी है क्रो एंड क्रो ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो परीक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ये परिभाषा है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लाने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके सिलेक्शन का आधार होगी। गारंटीड है सिलेक्शन का आधार 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपको ऐसा लगता है कि ये बालक का जो विकास होता है उसके संदर्भ में सत्य कथन यहां पर आपको चुनना है साथियों। प्रथम विकल्प है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान पाई जाती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 4 में साथियों आपका कौन सा विकल्प सही है। देखिए, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम नहीं है, वातावरण से भी विकास प्रभावित होता है, तो ये तो गलत हो गया।
और विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान नहीं पाई जाती है, ये भी गलत हो गया। विकास मित्रों विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब बालक में पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो आपके भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। देखिए मित्रों रीट की विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आ सकती है। इस पर जो कल मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हो पाई, लेकिन आज वो मीटिंग है साथियों। तो देखते हैं क्या फैसला लेते हैं माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जो महोदय है, देखते हैं क्या फैसला आता है रीट का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निष्पत्ति परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? नील पत्र, उद्देश्य भार, प्रश्न पत्र की रूपरेखा और कुंजी। तो साथियों आप सभी ने उपलब्धि परीक्षण का नाम सुना होगा। उपलब्धि परीक्षण उसको ही कहा जाता है निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, ये एक ही होते हैं लेकिन कुछ इनमें अंतर होता है थोड़ा सा। लेकिन साथियों आपको ये बताना है यहाँ पे कि निष्पत्ति परीक्षण आपको बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर है आपको उद्देश्य भार बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा साथियों? आपको उद्देश्य भार। उद्देश्य भार का मतलब है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निष्पत्ति परीक्षण का निर्माण कर रहे हो, किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। दूसरा विकल्प आपका यहां पर सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है? समस्या का चुनाव करना, समय निर्धारण, नील पत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। देखिए समस्या का चुनाव अंत में तो करेंगे नहीं, पहले कर लिया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। समय निर्धारण भी अंत में नहीं करेंगे। अब दो विकल्प है, नील पत्र बनाना और अंक तालिका निर्माण। तो साथियों यहां पर जो सही आंसर है वो रहेगा नील पत्र बनाना। ये उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है। अंक तालिका इसमें नहीं बनाई जाती है साथियों। उपलब्धि परीक्षण में अंक तालिका का निर्माण नहीं किया जाता है। तो आपका चौथा विकल्प भी यहां गलत है, ओनली तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए और सीखने में होने वाली कमियों के निदान एवं उपचार निकालना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए त्रुटियां निकालना तो मुख्य उद्देश्य हो ही नहीं सकता, पहला तो गलत हो गया। अब मापना, ठीक है आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है, चलिए इसको बाहर नहीं निकालेंगे। और अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं हो सकता। तो साथियों यहाँ दूसरा और चौथा विकल्प आपके सामने है, इनमें से एक सही रहेगा। और जो बेस्ट आंसर है वो है सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उनका उपचार करना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, बताइए राइट आंसर। विकल्प है आपके सामने, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो ग्रेड्स प्रदान करना तो उद्देश्य होता ही नहीं है, चौथा तो गलत हो गया। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति निर्माणात्मक बच्चों के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला और दूसरे में से आपका एक आंसर सही है मित्रों। यहाँ पर आपका बेस्ट विकल्प है प्रगति पर गौर करना कि बालक कितना सीख रहा है और फिर उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ये जो निर्माणात्मक, जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसको कहा जाता है, वो होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसको रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे देखेंगे मित्रों, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो देखिए आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि आपको ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है, ठीक है, ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है,
लेकिन उसको स्थायी बनाना है। कई बार क्या होता है, अपन किसी चीज को सीख जाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उसको स्थायी बनाने के लिए आवृत्ति का सिद्धांत सबसे उपयोगी माना जाता है। आवृत्ति का मतलब उस चीज का बार बार अभ्यास करना। जैसे आपने कोई चीज सीख ली है तो अगर आप उसका अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है आवृत्ति का सिद्धांत वो सही आंसर है प्रश्न नंबर 10 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप हो सकता है आपकी सोच अलग तरीके से जाए उत्तर की तरफ, लेकिन आपको यहाँ एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है कि जो विद्यालय में जो गणित पढ़ाया जाता है वो किस स्थिति में नहीं है, जहां बच्चे गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं एवं हल करते हैं, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं और गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। तो साथियों देखिए, विद्यालय में जो गणित पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो सभी को पता है कि वो दैनिक जीवन और अनुभवों के रूप में भी जुड़ा हुआ है, वो अर्थपूर्ण समस्या भी वहां पर रखी जाती है, सूत्रों को और एल्गोरिदम को भी वहां कंठस्थ कराया जाता है, लेकिन बच्चा सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए गणित को नहीं सीखता है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 11 में वो बिल्कुल सही आंसर है। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, शील गुण और संवेग। साथियों अहम शक्ति और सामाजिक लक्षण होते हैं शील गुण। शील गुणों का सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ रखा होगा और मैंने भी उसको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की थी साथियों। तो शील गुण का सिद्धांत भी देखिए 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। तो उन दोनों प्रकारों में शील गुण आपको बताया गया है। और ये जो अहम शक्ति है, सामाजिक लक्षण है, ये दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? शील गुण के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है अंतःपरक अनुदेशन है। अंतःपरक अनुदेशन क्या है? इसका आपको सही आंसर देना है। ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना और अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। तो अंतःपरक अनुदेशन इनमें से क्या है? मित्रों मैं पहले कह देता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है, देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ रखा है तो आप गलत करने, आपका जो ये क्वेश्चन है गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 13 में आपका तीसरा विकल्प सही है। अंतःपरक अनुदेशन का मतलब होता है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, कुछ विशिष्ट करना। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 13 में आपका बिल्कुल सही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 पर देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14 आता है स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? अधिगम, चिंतन, धारणा और पुनः स्मरण। तो यहां पर देखिए जो चिंतन वाला विकल्प है, विकल्प नंबर 2, ये सही है। क्यों है? क्योंकि देखिए स्मृति का मतलब है जो चीज आपको याद है उसके लिए चिंतन करने की क्या जरूरत पड़ेगी, इसलिए चिंतन स्मृति का अंग नहीं है साथियों। जबकि धारणा में, पुनः स्मरण में, अधिगम में, इनमें यहाँ पे चिंतन किया जाता है, लेकिन स्मृति के अंतर्गत ये चिंतन नहीं आता है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है साथियों वो बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लेकिन 1 अक्टूबर वाली बात जरूर याद रखना साथियों। 1 अक्टूबर को कुछ विशेष जो आपकी तैयारी में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपकी सफलता में मित्रों। प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, कोई बालक है, आपको सीधी सी बात है ये बताना है कि सृजनात्मकता के बारे में किस ऑप्शन में आपको मिलता है। जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है वो, या उसके अधिक नंबर आते हैं वो अधिक नंबर प्राप्त करता है, या फिर वो आज्ञाकारी है, आपकी बात मानता है और गृह कार्य भी पूरा करके लाता है, या वो कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो मित्रों जो सृजनात्मक बालक है, यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि बालक के अंदर अगर जिज्ञासा है तो वो प्रश्न पूछेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ करने की, कुछ नया करने की उसके अंदर भावना होती है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में। तो कमेंट करके जाए कैसे लगे प्रश्न, और ये भी बताए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 14 भी आज ही आएगा,
लगभग आधे घंटे बाद या 30-40 मिनट में वो टेस्ट भी आ जाएगा, तो उस टेस्ट को भी जरूर अटेंड कीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत ही शानदार 18 या 19 प्रश्न, यूनिक प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे ही रीट भर्ती की कोई न्यूज आती है तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करा दूंगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दिया करो। इतना